गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कार्नोट थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम देखते हैं कि व्हाट डज कार्नोट थ्योरम स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, efficiency of a Carnot reversible engine is maximum and is independent of the nature of the working substance। कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट रिवर्सिबल इंजन की वो मैक्सिमम होती है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंसेस चाहे कोई भी हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और जो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी। और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर इज सेम। कि जितने भी आपके रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं जो कि सेम टू टेम्परेचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन सभी की एफिशिएंसी क्या होगी? सेम होगी। एंड नो रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स कैन हैव ए एफिशिएंसी ग्रेटर दैन द हीट इंजन। और जितने भी आपके इरिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो किसी भी कार्नोट हीट इंजन से उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, जो एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एफिशिएंसी डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर्स के ऊपर। एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, where T2 is the temperature of the sink and T1 is the temperature of the source। तो ये अगर दो टेम्परेचर सेम है तो एफिशिएंसी जो है हमारी क्या रहती है? एफिशिएंसी भी सेम रहेगी। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर सेम है तो एफिशिएंसी सेम रहेगी। अब इसका जो प्रूफ है, इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे हम कि प्रूफ के अंदर हमने कंसिडर किया कि हमारे पास दो हीट इंजन्स हैं, हीट इंजन ए एंड हीट इंजन बी, वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स T1 एंड T2। दो हीट इंजन्स हैं, दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट्स पे काम कर रही हैं, T1 और T2, वेयर T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। और जो हमारा हीट इंजन ए है दिस इज़ रिवर्सिबल एंड हीट इंजन बी इज़ इरिवर्सिबल इंजन। एक और चीज़ हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन ए की दैट इज़ ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन बी। ईटा ए इज़ ग्रेटर देन ईटा बी, वेयर ईटा ए इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन ए एंड eta B is the efficiency of the heat engine B। ठीक है, अब ये हमारा सोर्स है, सोर्स इज एट टेम्परेचर T1 एंड सिंक इज एट टेम्परेचर T2। अब ये जो हीट इंजन A है दैट ड्रॉज Q1 अमाउंट ऑफ हीट, that draws Q1 amount of heat from the source and does a work W and net Q1 minus W amount of heat is rejected to the sink। This is irreversible heat engine and B is the reversible engine and it draws Q1 dash minus W amount of heat from the sink and W amount of work is done by the heat engine A on it and only Q1 dash is the amount of heat rejected to the source। क्लियर? अब देखिए इसमें हमने दोनों के दोनों जो आपके इंजन्स हैं उनको वी हैव कपल्ड टुगेदर। लेट अस कपल द टू इंजन्स टुगेदर सो दैट A works in the forward direction and B works in the reverse direction, जो कि आप देख सकते हैं।
ये आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और बी आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। Engine A absorbs heat Q1 from the source at temperature T1 and does work W and transfer Q1 minus W to the sink which is at the lower temperature T2. और what about engine B? B जो है that works in the reverse direction and absorbs Q1 minus W from the sink at the temperature T2. And the work W is done on it. The work W is done on it by the engine A so that heat Q1 dash is rejected to the source at the temperature T1. Clear? The sink receives Q1 minus W from A and gives Q1 dash minus W to the engine B. अब जो सिंक है, सिंक को क्या तो कितना हीट उसे मिल रही है और कितना हीट वो रिजेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि नेट लॉस ऑफ हीट है फ्रॉम द सिंक वो कितना है। सिंक को अभी हमने जो डायग्राम बनाया था वहाँ से क्लियर था कि जो हमें Q1 माइनस W अमाउंट ऑफ हीट जो था वो सिंक रिसीव कर रहा है फ्रॉम द हीट इंजन ए एंड Q1 dash minus W of the heat to the engine B and it gives Q1 dash minus W to the engine B. तो जो नेट लॉस है, नेट लॉस कितना हो जाएगा? नेट लॉस हो जाएगा आपका Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 माइनस W, जो कि किसके इक्वल होगा? Q1 डैश माइनस Q1 के इक्वल होगा। तो ये नेट लॉस हो गया फ्रॉम द सिंक, नेट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सिंक। सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं कि जो सोर्स ने हीट रिसीव की और सोर्स ने हीट रिजेक्ट की, तो नेट गेन ऑफ हीट बाय द सोर्स वो किसके इक्वल होगा? तो जो हमारा ये जो सोर्स ने जो हीट रिसीव की है दैट इज Q1 डैश फ्रॉम द बी एंड Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट विच रिजेक्ट्स टू द इंजन ए। तो नेट गेन जो है दैट इज Q1 डैश माइनस Q1 और वो किसके इक्वल है? ये दोनों जो क्वांटिटी है, नेट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सिंक दैट इज इक्वल टू नेट गेन ऑफ द हीट बाय द सोर्स। तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हैं आपकी? इक्वल हैं। मोर ओवर हमने और क्या सपोज किया हुआ है? हमने सपोज किया हुआ है कि जो ईटा ए है, ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी, ये हमने सपोज किया हुआ है। और ईटा ए जो है, ईटा ए इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन बी। तो ईटा क्या है? एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1 और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ईटा। तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W अपॉन Q1 और ये W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है ना? तो जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है? W बाय एफिशिएंसी W बाय Q1 और जो हीट इंजन बी की जो एफिशिएंसी है दैट इज़ W अपॉन Q1 डैश के इक्वल है। तो क्योंकि हमारा जो एफिशिएंसी है ईटा ए इज़ ग्रेटर देन ईटा बी, तो यहाँ से हम दिस इम्प्लॉइज वी कैन से W अपॉन Q1 इज़ ग्रेटर देन W अपॉन Q1 डैश। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन Q1 डैश इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन Q1 डैश। 1 upon Q1 is greater than 1 upon Q1 dash, or what we can say that Q1 dash is greater than Q1। तो Q1 dash क्योंकि ज़्यादा है Q1 से, तो ये जो क्वांटिटी होगी Q1 dash माइनस Q1 that will be some positive quantity। Q1 dash is greater than Q1 since
it will be a positive quantity. It means ये जो quantity है वो positive है. But Q1 dash minus Q is the net amount of heat transferred by the sink at lower temperature T2 to the source at higher temperature T1. ये आपकी हीट नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट ऑफ हीट है जो कि ट्रांसफ़र की गई फ्रॉम द सिंक एट द लोअर टेम्परेचर T2 टू द हायर टेम्परेचर T1. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि जो आपका लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है विदाउट एनी एड ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी. सो इट इज़ वायलेटिंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. It is violating the second law of thermodynamics. It means A cannot be more efficient than B, or A cannot be more efficient than B, or you can say that no other heat engine can be more efficient than the Carnot reversible heat engine. ठीक है, क्योंकि ये सारा सेकेंड लॉ वायलेट हो गया है, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी आई है. और पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब जो अमाउंट है हीट का जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर, विच इज़ नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई इट मीन्स जो हमने इनिशियली जो ली थी कि ईटा ए एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन ए इज़ ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन बी, that is not true. It means A cannot be more efficient than B, है ना. A क्या था, irreversible इंजन था, और B जो था रिवर्सिबल इंजन था. तो एफिशिएंसी जो है A की that cannot be more than B, or you can say that no other heat engines can be more efficient than Carnot reversible heat engine. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक और एब्सोल्यूट और वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर. थर्मोडाइनमिक, एब्सोल्यूट और वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर. इसके अंदर हम लोग सपोज करेंगे, सपोज ए रिवर्सिबल हीट engine takes a quantity of heat Q1 at temperature theta1. This is the notation theta. This is the notation for the temperature and Q1 is the notation for the heat. तो हमने suppose किया कि reversible engine है which takes a quantity of heat Q1 at temperature theta1 and rejects a quantity of heat Q2 at temperature theta2. ठीक है, and measured in the arbitrary scale. Then since the efficiency of the engine is a function of two temperatures, ये हम already पढ़ चुके हैं ना. जो आपका एफिशिएंसी है ईटा है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस में T2 अपॉन T1, वो हमने पढ़ा है. ठीक है ना. या फिर हम ये कह सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 upon Q2 minus Q1, or you can say that eta is equal to 1 minus T2 upon T1. तो ये जो आपका एफिशिएंसी है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो हमने इसको लिखा स्मॉल एफ. स्मॉल एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2. किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टू टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर जो है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2. तो यहाँ से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस फंक्शन ऑफ θ1 θ2. ठीक है. तो इसको हम 1 अपॉन 1 माइनस फंक्शन ऑफ θ1 θ2, इसको हमने क्या लिखा, कैपिटल F θ1 θ2. इसको हमने क्या लिखा, इस टोटल क्वांटिटी को
एफ ऑफ थीटा वन थीटा टू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, वेयर कैपिटल एफ इज सम अदर फंक्शन ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू, वेयर कैपिटल एफ इज द some other function of theta 1 and theta 2. Similarly, if reversible engine works between a pair of, reversible engine की बात हो रही है, reversible engine works between a pair of temperature theta 2 and theta 3. थीटा 2 और थीटा 3 जो आपके टेम्परेचर्स हैं उनके बीच में अगर वो काम करता है तो जो थीटा 2 है इट इज़ ग्रेटर देन थीटा 3, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3. Absorbing, it is absorbing a heat Q2 and rejecting Q3. थीटा 2 और थीटा 3 जो हैं, थीटा 2 और थीटा 3 में जो आपका थीटा 2 जो है दैट इज़ द टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, एंड थीटा 3 इज़ द लोअर टेम्परेचर. एंड जो अमाउंट ऑफ हीट है, एब्जॉर्बिंग जो अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज़ Q2 एंड रिजेक्टिंग हीट इज़ Q3. तो यहाँ से थीटा 2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड थीटा 3 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक. तो सिमिलरली हम इसको अगर Q2 अपॉन Q3 की फॉर्म में अगर लिखना चाहे उसी तरीके से जैसे अभी हमने थीटा 1 और थीटा 2 को डिफाइन किया था, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3. दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2. इफ़ इट वर्क्स बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 3. अब जो तीसरा है कि अगर थीटा 1 और थीटा 3 के बिटवीन अगर वर्क हो रहा है और थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 3, थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 3, तो हम Q1 अपॉन Q3 लिख सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 3. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3. क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इंजन है दैट वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर थीटा 1 एंड थीटा 2, सेकेंड इंजन वर्क्स बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा 3. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 हमारी क्या थी, Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन था, और जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है वो हम यहाँ से देख सकते हैं. Equation number 1 and you can say that 2, sorry, this is equation number 2. तो जो कि रिलेशन है Q2 और Q3 के बीच में, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया Q1 अपॉन Q2 इंटू Q3 अपॉन Q3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 इंटू फंक्शन ऑफ थीटा 2 थीटा 3. तो यहाँ से आपका Q2 से Q2 कैंसिल हो गया. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास टर्म आई Q1 अपॉन Q3, और राइट साइड पे आपके पास फंक्शन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 इनटू फंक्शन ऑफ थीटा 2 थीटा 3. तो अब ये जो है यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जो Q1 अपॉन Q3 है, इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 3. ये Q1 अपॉन Q3 जो है हमने रिप्लेस कर दिया फंक्शन ऑफ यहाँ से इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे ये एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 3 पुट कर दिया है, और जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन सेम रहेगी. ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 4. तो ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन के फॉर्म में आई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन. दिस इक्वेशन 4 इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन. It does not contain theta 2 on the left hand side. अब देखिए थीटा 2 जो है, जो ये फंक्शनल हमारी इक्वेशन आई है, इसके अंदर कहीं पे भी आपका थीटा 2 नहीं आया है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा 2 का कोई जिक्र नहीं है, कोई भी
नोटेशन यूज़ नहीं हो रखा थीटा टू about theta 2, it does not contain any theta 2 on the left hand side, therefore function f should be so chosen that theta 2 disappears from the right hand side also. तो कुछ इस तरीके का फंक्शन हम सिलेक्ट करें कि जो थीटा टू है वो राइट हैंड साइड से भी डिसअपियर हो जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे थीटा टू कहीं पे भी नहीं आया हुआ है. दिस इज पॉसिबल इफ f of theta 1 theta 2 is equal to phi of theta 1 upon phi of theta 2. This is possible. Phi of theta 1 upon phi of theta 2 and f function of theta 2 theta 3 is equal to function of theta 2 theta 3 is equal to phi of theta 2 and phi of theta 3. वेयर फाई इज़ अनदर अननोन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे जो फाई है ये हमने इस तरीके से फंक्शन को चूज़ किया है कि हम जो थीटा टू है वो डिसअपियर हो जाए फ्रॉम द राइट हैंड साइड. वो देखिए किस तरीके से डिसअपियर होगा. हमने एक अनदर फंक्शन लिया विच इज़ अननोन फंक्शन. फाई इज़ अनदर अननोन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और उसको हमने कैसे डिफाइन किया है. एफ ऑफ थीटा वन थीटा टू को हम कैसे लिखेंगे. फाई ऑफ थीटा वन अपॉन फाई ऑफ थीटा टू. फाई थीटा टू थीटा फंक्शन ऑफ थीटा टू थीटा थ्री को हम कैसे लिखेंगे. फाई ऑफ थीटा टू एंड फाई ऑफ थीटा थ्री. तो फ्रॉम इक्वेशन फोर से हमने इस रिलेशन को इस फॉर्म में लिख लिया. ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये एज इट इज़ हमने छोड़ दी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कहीं पे भी थीटा टू नहीं है मेंशन. तो ये जो है ये हमने फाई के फॉर्म में लिख दी दोनों टर्म्स. और यहाँ से हमारा जो फाई ऑफ थीटा टू है फाई ऑफ थीटा टू है ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए. तो हमारे पास जो लेफ्ट जो टर्म बची है वो क्या बची है. फाई ऑफ थीटा वन अपॉन फाई ऑफ थीटा थ्री. फाई ऑफ थीटा वन अपॉन फाई ऑफ थीटा थ्री बच गई. दिस इक्वेशन वन कैन नाउ बी रिटन एज. अब इक्वेशन वन को कैसे लिख सकते हैं. थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा वन थीटा टू ऐसे लिख सकते हैं. और इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं फाई की फॉर्म में. फाई इज फंक्शन ऑफ फाई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा वन अपॉन फाई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा टू. सिंस थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू है ना, क्योंकि थीटा वन जो है थीटा टू से ग्रेटर है एंड Q1 is greater than Q2, then the function phi is a function of theta 1 is greater than phi is a function of theta 2. क्योंकि आपका क्या है थीटा वन इज़ ग्रेटर दैन थीटा टू हमें ये भी पता है. Q1 इज़ ग्रेटर दैन Q2 हमें ये भी पता है. तो ये जो फंक्शन है ये जो क्वांटिटी है दिस विल बी ग्रेटर देन दिस. दस फाई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा. फाई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा. दिस इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा एंड कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर एंड दिस कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर. If we suppose that phi is a function of theta represents a temperature tau. Tau जो है tau is the measure of temperature and tau is some multiple of theta on a new scale. It is a some multiple of theta on a new scale. Then theta 1 upon Q1 upon Q2 is equal to tau 1 upon tau 2. This is equation number 5. हमने फाई ऑफ थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, टॉ से रिप्लेस कर दिया. फाई ऑफ थीटा वन इज रिप्लेस्ड बाय टॉ वन एंड फाई ऑफ थीटा टू इज रिप्लेस्ड बाय टॉ टू. तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आ गया है Q1 upon Q2 is equal to tau 1 upon tau 2. This equation 5 defines the Kelvin's absolute thermodynamic scale of temperature. The rate of
any two temperature on this scale is equal to the ratio of the heat absorbed and rejected by the Carnot reversible engine working between these two temperatures. तो हम इक्वेशन को इसको कैसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू τ1 माइनस τ2 अपॉन τ1. Since Q1 minus Q2 represents the work done W, Q1 माइनस Q2 किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल, W per cycle by the reversible engine operating between the temperatures τ1 and τ2. Hence temperatures are measured in terms of work. Hence temperature are measured in terms of work. Hence this scale is known as work scale of temperature. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम work scale of temperature भी बोलते हैं. Now absolute zero on the work scale. Absolute zero on the work scale, उसको देखिए कैसे डिफाइन करना है. The efficiency of the heat engine working between the temperature τ1 and τ2 on the thermodynamical scale is given by this formula. Efficiency is equal to eta is equal to 1 minus में Q2 upon Q1. It is equal to 1 minus τ2 upon τ1. The efficiency will be 1. Efficiency 1 कब होगी, कब होगी 1, जब आपका τ2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं Q2 इज इक्वल टू 0 होगा. इट मीन्स नो हीट इज ट्रांसफर टू द सिंक. Q2 अगर 0 है तो इट मीन्स नो हीट इज बीइंग ट्रांसफर टू द सिंक. तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक represents the zero of the absolute scale. This temperature of sink represents the zero of the absolute scale. A temperature less than τ2 is equal to 0 is not possible, as that would mean an efficiency greater than 1. मतलब less than τ2 जो है, τ2 is τ2 जो है लेस देन 0 जो है पॉसिबल नहीं होगा. ए टेम्परेचर लेस देन τ2 इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल. वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी आपकी 1 से भी ज़्यादा हो जाएगी उस केस में. इट मीन्स the absolute zero on the Kelvin scale is defined as the temperature at which a system undergoes an isothermal reversible process without rejecting any heat to the system, any heat to the sink. It means क्या है, जो absolute zero है on the Kelvin scale is defined as the temperature at which a system undergoes isothermal reversible process. Isothermal बहुत important है, isothermal reversible process without rejecting any heat to the sink. अब देखिए size of a degree and zero on absolute scale. जो आपका 1 डिग्री है या 1 डिग्री है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. साइज ऑफ द डिग्री एंड ज़ीरो ऑन द एब्सोल्यूट स्केल को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो हमने देखना है. Size of a degree and zero on the absolute scale. The efficiency of a reversible engine can be written as from the equation number 5. इक्वेशन नंबर 5 अभी हमने मेंशन की थी. एफिशिएंसी किसके इक्वल थी, 1 माइनस में Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस में τ2 अपॉन τ1. अब इसमें हमने कंसिडर किया एक रिवर्सिबल इंजन. रिवर्सिबल इंजन हमने कंसिडर किया है ऑपरेटिंग बिटवीन द स्टीम पॉइंट एंड द आइस पॉइंट. स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट हमने लिए हैं. लेट
ABCD represents the indicator diagram for the Carnot cycle of its operation, where AB and CD respectively are the isothermals for the steam point and the ice point. अब देखिए यहाँ पे जो एफिशिएंसी होगी स्टीम पॉइंट की, या जो आपका ये स्टीम पॉइंट की, और जो आपकी एफिशिएंसी है आइस पॉइंट की, वो क्या आ जाएगी? ईटा इज इक्वल टू 1 - में टॉ आइस अपॉन टॉ स्टीम। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये पीवी डायग्राम हमने बनाया हुआ है, और इसके अंदर ये आपका इंडिकेटर डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये आपका एक साइकिल बनाई हुई है हमने ABCD, और जिसके अंदर आपके ये आइसोथर्मल्स हैं AB एंड CD। दीज आर द आइसोथर्मल्स। और यहाँ पे ये हमने इंडिकेट किए हुए हैं आपके स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। Work done by the engine is measured is numerically equal to the area ABCD। जो वर्क डन है हमने पहले भी देखा हुआ है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व्स ABCD। अब हमने क्या करना है, ये जो एरिया है इसको हमने एरिया को डिवाइड करना है इनटू इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग आइसोथर्मल्स पैरेलल टू द CD, और यू कैन से दैट AB। देखिए जैसे ये आपका आइसोथर्मल था, ये इसके पैरेलल आइसोथर्मल्स ड्रॉ करनी है हमने, इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है लाइक दिस। ये जो एरिया था इसको हमने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया बाय ड्राइंग इक्वल पार्ट्स। Let the area be divided into two equal parts by drawing isothermals parallel to CD or AB. Then any isothermal will be at temperature 1 degree lower than the isothermal just above it, and the area of each part will be corresponds to 1 degree on the absolute scale. 1 degree on the absolute scale. Work done by the engine is numerically equal to the area ABCD. Let the area be divided into 100 equal parts by drawing isothermal parallels to the CD or AB. देखिए जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, जिसको हम स्टीम पॉइंट बोल रहे हैं, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द आइस पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये हमारा क्या हो गया, 100 डिग्री का आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि 100 पार्ट्स के अंदर इसको जो एरिया है उसको हमने डिवाइड किया है। 100 पार्ट्स के अंदर अगर हमने उसको डिवाइड किया है तो इट मीन्स कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने आइसोथर्मल ड्रॉ की हुई है, दैट विल बी at a temperature 1 degree lower than the isothermal just above it. And the area of each part will corresponds to 1 degree on the absolute scale, है ना। तो अब हमने उसको क्या किया, एरिया को हमने 100th पार्ट में डिवाइड किया, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। Hence 1 degree of the absolute scale may be defined as temperature difference working between which the reversible engine absorbs or delivers energy equal to 1/100th of the area of the indicator diagram representing the Carnot cycle corresponding to its operation between the steam and the ice point. Thus, the difference in the temperature between the steam and the ice point is 100
ऑन दिस स्केल ऑल्सो। तो ये आपका आर्टिकल था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।